नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है, खबर देखा जाए तो बहुत ही ऑर्डिनरी है। मंगलदास बांदल के घर पर ईडी के छापे पड़े और कुछ संपत्तियां, खासकर पुणे, सोलापुर, अहमदनगर, यहाँ की उसकी संपत्तियां, शिक्रापुर, मोहम्मदवाड़ी, पूना में उसके जो निवास स्थान थे, वहाँ पे छापे, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जब्त हुई। और इस खबर को जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो फिर मुझे यही लगता है कि महाराष्ट्र में चुनाव अनाउंस हुए हैं। और जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि अनाउंस की और आचार संहिता लग गई, उसके बाद ईडी का एक्टिव होना फिर उसको एक राजनीतिक दृष्टि से दिखता है। फिर मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे उसमें राजनीतिक छटाई भी दिखती है। कौन है ये मंगलदास बांदल? मंगलदास बांदल ये अजित पवार के बहुत ही खास माने जाते हैं। हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें सुनेत्रा जी, जो अजित पवार जी की धर्मपत्नी है, जो चुनाव लड़ी थी और हारी, उनके प्रचार में मंगलदास बांदल बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं। उन्हें लोग पहलवान भी कहते हैं। पुणे के और आसपास के क्षेत्र में राजनीति में उनका एक खासा दबाव है और खासकर शिरूर का जो क्षेत्र है, वहाँ पे उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। वो पुणे जिला परिषद में जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, उसके वो सभापति भी रहे हैं। मतलब राजनीतिक उनका एक वजूद है। वर्तमान में उनकी पत्नी रेखा बांदल शिरूर हवेली इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने के लिए विधायक का तैयारी कर रही थी। ये है। अब इस बांदल के ऊपर शिवाजीराव भोसले बैंक गैर व्यवहार, मतलब जो गबन का एक मामला है, उसमें उसका केस चल रहा है। उसके बाद कर्जा लेके नहीं लौटाना, डिफॉल्टर का एक बड़ा केस चल रहा है। दूसरा, एक सराफा व्यवसायी था, उसको धमकाने का उसके ऊपर एक केस है, जिसको मौका लगी थी, वो अरेस्ट भी हो गए थे। 2020 में वो जब सभापति थे, तब 50 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी किसी से लेने के नाम पे उन्हें निलंबित किया गया था। अब जब उस आदमी का इतिहास ये दिखाई देता है, ऐसे आदमी के खिलाफ ईडी एक्टिव हो गई। ये केस बहुत पुराने हैं। ऐसा नया कोई नहीं हुआ 15 दिन में जिसमें ईडी को कोई चीज़ मिली हो। ये सारे केसेस उनके खिलाफ पुराने हैं। लेकिन क्या अजित पवार का मोर डिमांडिंग होना महायुति में, या अजित पवार का ज़्यादा एग्रेसिव होना महायुति में, कई बार उनकी नाराज़गी दिखाना महायुति के इस एनडीए गठबंधन में, कहीं ये तो किरकिरी नहीं बनी है। एनडीए गठबंधन में महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेके अभी भी एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। एकनाथ शिंदे 120, 110 सीटें मांग रहे हैं। बीजेपी भी 120, 130, 140 पे लड़ना चाहती है। अजित पवार के लोग भी 80 सीटें मांग रहे थे, लेकिन कम से कम 40 सीटें तो मांग ही सकते हैं, जो उनके अभी विधायक हैं। अभी यदि हम संरचना देखें तो सबसे बड़ी पार्टी एनडीए गठबंधन में बीजेपी है। उसके बाद नंबर आता है अजित पवार का, और उसके बाद एकनाथ शिंदे का। लेकिन एकनाथ शिंदे जो ज़्यादा सीट मांग रहे हैं, उसका बेस ही लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। लोकसभा चुनाव में 15 सीटों पर लड़कर 7 सीटें एकनाथ शिंदे ने जीती। 23 सीटों पर लड़के मात्र 9 सीट कांग्रेस बीजेपी जीत पाई, और अजित पवार 4 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा करके मात्र 1 पे जितवा पाए, वो भी सुनील तटकरे अपने बलबूते पे आए। तो सबसे लो स्कोर जो था वो अजित पवार का था। इसके बाद भी अजित पवार को अपने लोगों को तो एडजस्ट करना ही होगा। अजित पवार को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अपना कुनबा इकट्ठा करें। यदि उनका कुनबा बिखर गया तो फिर अजित पवार के पास कुछ भी नहीं होगा जिससे वो नेता कहलाएंगे। अजित पवार का कुनबा इसलिए परेशान है कि क्या अजित पवार उनको जितवा पाएंगे, क्योंकि जो अपने पत्नी को नहीं जितवा पाया, जो उसकी अपनी खुद की सीट बारामती से वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसके बारे में भी कन्फ्यूजन है। वो हमको कैसा जिता पाएंगे। दूसरी तरफ शरद पवार
पूरी ताकत लगा के बैठे हैं कि जो लोग उनके गद्दारी करके गए हैं, उनको सबक सिखाने के लिए 1 टू 1 मार्किंग करके हर आदमी के खिलाफ ऐसा ताकतवर उम्मीदवार दे रहे हैं कि उनका जीतना और तकलीफ वाला हो गया है। ऐसे सिचुएशन में एनडीए के जो कर्ता-धर्ता है अमित शाह जी, वो भी नहीं चाहते कि ज़्यादा सीटें दे के अजित पवार को सीटें हारे। इसलिए यदि ज़्यादा सीटें एकनाथ शिंदे और बीजेपी ही आपस में बाँट ले और बहुत ही नॉमिनल सीटें अजित पवार को दे, तो अजित पवार या हो सकता है मीटिंग में अजित पवार अग्रेसिव हो गए हों। तो उसके चलते तुरंत मंगल पे रेड हो गई। कम से कम महाराष्ट्र के राजनीति में दबी जबान में यही चर्चा है। अब बांदल की पत्नी भी लड़ना चाहती थी शिरूर से। शिरूर फिर वहाँ पे बाकी एनडीए गठबंधन के बाकी लोग भी शिरूर में इंटरेस्टेड हैं। ऐसे में एक वो भी बात चर्चा होती है, जब पुणे जिले के किसी नेताओं से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि रेखा बांदल को घर बिठाने का इससे बढ़िया और कारण क्या हो सकता है। ये अकेले भी नहीं है, मतलब हनुमंत खेमदारे और सतीश यादव इनके भी यहाँ छापे पड़े हैं और करीब-करीब करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वो ईडी ने अटैच की है। अब ऐसे स्थिति में क्या एक विश्वास की भावना एनडीए गठबंधन में बनी रहेगी? क्योंकि लोकसभा निर्णय के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था, हम लोगों ने तो गठबंधन किया, लेकिन नीचे वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, कार्यकर्ताओं का मन मिलन नहीं हो पाया ठीक से। तब उन्होंने एक रास्ता ढूँढा था या एक एक्सक्यूज़ ये लिया था कि भई अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी नहीं है, इसलिए वो ठीक से वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, लेकिन विधानसभा में होगा। लेकिन विधानसभा में ऐसा अविश्वास की भावना बनी रहे, ये अजित पवार पे उनके नज़दीकियों पर रेड करके प्रेशर बनाने का प्रयास करे, तो क्या अजित का मतदाता जितना भी है, क्या वो वोट ट्रांसफ़र करेगा? ये अपने साथी लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उसको देखते हुए क्या फिर एकनाथ शिंदे के भी लोग बीजेपी को अपना ट्रांसफ़र करेंगे वोट या फिर वो भी एक अलग दुकान या अलग कुछ रणनीति के तहत काम करेंगे? अभी महाराष्ट्र की स्थिति बहुत वोलेटाइल है। 6 राजनीतिक दल हैं, 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, 1 कांग्रेस, 1 बीजेपी और 1 एमएनएस यदि पकड़े राज ठाकरे। वो भी हुंकार भर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मेरे ही भरोसे सरकार बनेगी। एक थर्ड फ्रंट भी सामने आ रहा है। मायावती जी ने भी बोल दिया कि वो अपने बलबूते पे करेगी। बीजेपी ने सारे घोड़े खोल दिए क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में महाराष्ट्र चाहिए। यदि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की जीत उनकी सुनिश्चित होती है, तो फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह अनडिस्प्यूटेड दिल्ली पे राज करेंगे। यदि महाराष्ट्र हाथ से जाता है, तो फिर उनको तकलीफ होगी। ऐसे में महाराष्ट्र में कई प्लान्स हो रहे हैं कि संविधान बाँटे जा रहे हैं, उस पे अलग एक स्टोरी करेंगे। लेकिन फिलहाल एक्स-रे से मैं जब देखता हूँ कि ये मंगल बांदल पे जो रेड हुई है, ये मात्र किसी एक भ्रष्टाचार के कांड को लेके या किसी बैंक को गबन को लेके रेड नहीं है। इसके राजनीतिक मायने भी है, क्योंकि एक्स-रे से मैं देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें फैलाव में दिखती है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।